हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज के सेशन में आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं यूजीसी नेट 2023 मार्च एग्जामिनेशन के अंदर जो बिजनेस मैनेजमेंट और एचआरएम वाले पोर्शन से सवाल पूछे गए थे कॉमर्स एग्जाम के अंदर, उनको आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आज का डिस्कशन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप नेक्स्ट यूजीसी नेट एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहे हैं, आपको पता चलेगा कि किस तरीके के सवाल आते हैं और आपको कैसी अप्रोच उनके प्रति रखनी चाहिए। तो आइए फटाफट से आज के इस सेशन को यहां पे स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो यहां पे हमारे पास सवाल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रेफरेंस सोर्स ऑफ पावर। तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं। परसेप्शन और बिलीफ दैट अ मैनेजर हैज सम स्पेशल नॉलेज, मैनेजर्स डिजायर टू आइडेंटिफाई विद और इमिटेट द सबऑर्डिनेट, एबिलिटी ऑफ द मैनेजर टू रिवॉर्ड द सबऑर्डिनेट फॉर ओबेइंग ऑर्डर्स, एबिलिटी ऑफ द मैनेजर टू पनिश द सबऑर्डिनेट फॉर नॉट ओबेइंग ऑर्डर्स। तो हमारे पास डिफरेंट सोर्सेज ऑफ पावर रहते हैं और पनिशमेंट वगैरह ये सब बातें तो आपकी कोर्सिव सोर्सेज ऑफ पावर में हो जाती है, बट यहाँ पे रेफरेंट सोर्स ऑफ पावर की बात हो रही है। यानी कि अगर आप किसी पर्सन से रिलेट करते हैं, उसको रेफर करते हैं, उसको कॉपी करना चाहते हैं, तो फिर उस पर्सन के पास ये रेफरेंस सोर्स ऑफ पावर आ जाती है आपके ऊपर। अब सेकंड वाला ऑप्शन जो है, इसमें कुछ कुछ ऐसी बात हो रही है, हालांकि आई थिंक ये स्टेटमेंट को कुछ ऐसा फ्रेम करते कि सबऑर्डिनेट मैनेजर को फॉलो करना चाहता है, तो ज्यादा अप्रोप्रिएट लगती। अभी फिलहाल जिस हिसाब से इन्होंने फ्रेम किया हुआ, उसमें लिखा हुआ है मैनेजर्स डिजायर टू आइडेंटिफाई विद और इमिटेट द सबऑर्डिनेट। तो आइडेंटिफिकेशन और इमिटेशन वाला पॉइंट ही आता है रेफरेंस सोर्स ऑफ पावर के अंदर। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 जो है वो यहाँ पे हमारा बन जाएगा। एंड माय डियर फ्रेंड्स, आपके साथ डिफरेंट सोर्सेज ऑफ पावर कोर्स में डिस्कस किए थे, उसमें रेफरेंस सोर्स ऑफ पावर भी डिस्कस किया था और उसमें ये सब बातें आपको करी थी कि आप दूसरे पर्सन को एम्युलेट करना चाहते हैं, इमिटेट करना चाहते हैं, आइडेंटिफाई करना चाहते हैं उसके साथ। तो ये सब चीजें आपकी रेफरेंट पावर में आ जाती हैं। तो वैसे मुझे लगता है इस सवाल में आपको दिक्कत नहीं आई होगी। सवाल है, which one of the following is not an advantage of the line organization। तो लाइन ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास एक सीधी सीधी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर आपका जो अथॉरिटी है ऊपर से नीचे फ्लो करता है, और इसके अंदर आपका कौन सा फायदा नहीं है ये आपसे पूछ रहे हैं। इट इंश्योर्स एक्सीलेंट डिसिप्लिन, it fixes the responsibility for the performance of task, it is suitable for big organization, it is not expensive। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे एक्सीलेंट डिसिप्लिन मेंटेन कर सकते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर सकते हैं और एक्सपेंसिव भी इतना नहीं है। सीधा सीधा आपका लाइन ऑर्गेनाइजेशन चार्ट बन जाएगा। बट यहाँ पे बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए आप इसे फॉलो नहीं कर सकते, ये केवल छोटी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए सूटेबल रहता है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे हमारा आंसर बनेगा कि इट इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ लाइन ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज इट इज नॉट सूटेबल फॉर बिग ऑर्गेनाइजेशंस। एंड प्यारे दोस्तों, आपके साथ ये सारे पॉइंट्स कोर्स में डिस्कस किए हुए थे, जिसमें आपको ये सारी चीजें, एक्सीलेंट डिसिप्लिन वाली बातें, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्सिंग वाली बातें, ये सब चीजें आपको कोर्स में कराई थी और ये भी बताया था कि आपके जो स्मॉल स्केल बिजनेस है ना, उनके लिए यूजफुल रहता है। तो सवाल मेरे को लगता है इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी, बहुत ही आसान रहा होगा आपके लिए। चलिए, अगला सवाल है, ट्रेनिंग टेक्निक विच टीचेस द इंपॉर्टेंस ऑफ रिजॉल्विंग मैटर्स इज नोन एज। देखो, यहाँ पे ना बहुत ही अलग अलग तरीके की ट्रेनिंग टेक्निक दिख रही है जो कि शायद आपने पहली बार सुनी हो, और मैंने भी जब ये एग्जाम में सवाल आया तब ये टेक्निक्स पहली बार ही देखी। और कुछ सवाल ऐसे आ जाते हैं एग्जामिनेशन के अंदर जिसमें आपको काफी नयापन देखने को मिलता है और उसमें आपको फिर एक गेस वर्क ही लेना पड़ता है, एजुकेटेड गेस आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो कौन सी टेक्निक है जो कि आपको ये सिखाती है कि आपको मैटर्स को रिजॉल्व कर लेना चाहिए? बिल्ट इन टेंशन, शेडोइंग, टैग टीम या फिर मिररिंग? देखो, यहाँ पे जो इसका आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 1, बिल्ट इन टेंशन। तो देखो जी, आप टेंशन को बिल्ट इन यहाँ पे अगर करके रखेंगे तो आई थिंक वो इवेंचुअली लॉन्ग रन में बेनिफिशियल नहीं है, आपका काम सफर करेगा। तो बेटर है, अगर आपका किसी के साथ मन मुटाव है तो आप उसको रिजॉल्व कर लें। तो ऐसी ट्रेनिंग हमें देनी चाहिए। तो आई थिंक ऐसा कुछ बात यहाँ पे इस सवाल में हो रही है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 बन जाता है। फिलहाल यहाँ पे मेरे को एक रिसर्च पेपर के अंदर ये डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ ट्रेनिंग देखने को मिली, मॉडर्न ट्रेनिंग टेक्निक्स का जिनको नाम दिया हुआ है, और उसमें ये सारे टर्म्स मेरे को दिख गए। जो भी इस सवाल के ऑप्शंस में थे, सारे टर्म्स मेरे को यहाँ पे दिख गए और आप इन्हें एक बार रीड कर सकते हैं। तो टैग टीम है, मिररिंग है, बिल्ट इन टेंशन भी यहाँ पे आ गया, शेडोइंग भी यहाँ पे आ गया, तो सारे आ चुके हैं। और इनका क्या हॉलमार्क है वो भी यहाँ पे दे दिया। तो ये सवाल आई थिंक इसी चार्ट से बना हुआ है। तो अभी जो एग्जामिनर है वो हिचकता नहीं है, कहीं से भी सवाल उठा सकता है, उसको रिसर्च पेपर से सवाल उठाना पड़े तो वो भी उठा के आपसे पूछ लेता है। तो आपका जो यहाँ पे प्रिपरेशन है वो अनलिमिटेड नहीं हो सकता, उस पर आपको कहीं ना कहीं लिमिट लगाना है। बट आपको कुछ ऐसे सवाल भी एग्जामिनेशन में डेफिनेटली फेस करने पड़ेंगे जो कि आपके लिए नए होंगे। आपको उनसे घबराना नहीं है, एजुकेटेड गेस आपको उनका भी लगाना है।
चलिए सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स आर ट्रू इन द सिस्टम्स अप्रोच टू द परफॉर्मेंस अप्रेजल। अब ये जो हमारे पास सिस्टम्स अप्रोच टू द परफॉर्मेंस अप्रेजल की बात हो रही है, तो यहाँ पे ना परफॉर्मेंस अप्रेजल के अंदर अगर आप देखेंगे और डीप में स्टडी करेंगे, नॉर्मली हम ये चीजें नहीं पढ़ते हैं, बट अब मैंने इसको डिटेल में थोड़ा सा और स्टडी किया तो मैंने देखा कि दो तरीके की अप्रोचेस की बात करी हुई थी। एक थी आपकी ट्रेडिशनल अप्रोच और एक आपकी थी जी मॉडर्न, या फिर मैं उसे कह सकता हूं कि हमारी थी सिस्टम्स अप्रोच ऑफ द परफॉर्मेंस अप्रेजल। तो पुरानी ट्रेडिशनल अप्रोच में तो कहते हैं कि हम एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस अप्रेजल करते हैं, उसकी कमियां ढूंढने की कोशिश करते हैं, ओकेजनली हो जाता है, इंडिविजुअल पे फोकस रहता है। बट जो अब नई सिस्टम्स अप्रोच है उसमें हम पूरा सिस्टम देखते हैं। एक जो इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, तो उस इंडिविजुअल के साथ बहुत सी चीजें जुड़ी हुई है, वहां का वर्क एनवायरनमेंट जुड़ा हुआ है, उसके साथ काम करने वाले लोग जुड़े हुए हैं, उसको जो फैसिलिटीज मिल रही हैं, कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर उसे मिल रहा है, ये पूरा सिस्टम कहीं ना कहीं इस एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को इफेक्ट कर रहा है। तो सिस्टम अप्रोच टू दी परफॉर्मेंस अप्रेजल में हम इन सारी चीजों को यहाँ पे देखते हैं। तो ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर हम बहुत ज्यादा फॉर्मल स्ट्रिक्ट अप्रोच फॉलो करते थे, बट अब मॉडर्न और सिस्टम अप्रोच में ऐसा नहीं है, और इसीलिए यहाँ पे बोला गया कि आपको लो डिग्री ऑफ फॉर्मेलिटी देखने को मिल जाती है। और यहाँ पे ना ओकेजनल नहीं होता परफॉर्मेंस अप्रेजल, आपका रेगुलर बेसिस पे होता है सिस्टम अप्रोच के अंदर। ओकेजनल तो कभी कभी हो गया, सिस्टम अप्रोच के अंदर ओकेजनली नहीं करेंगे, हम इसको रेगुलरली करते हैं। इंडिविजुअल ओरिएंटेड रिवॉर्ड प्रैक्टिसेस नहीं, इंडिविजुअल ओरिएंटेड नहीं, सिस्टम ओरिएंटेड रिवॉर्ड प्रैक्टिसेस हम यहाँ पे इसे बोल सकते हैं, तो ये भी नहीं आएगा। फैसिलिटेटिव लीडरशिप प्रैक्टिसेस, तो हमारे पास यहाँ पे कोशिश रहती है कि हम एम्प्लॉय को फैसिलिटेट करें कि वो अपना काम बेहतर तरीके से कर सके। हमारा मकसद ये नहीं रहता कि एम्प्लॉय की ज्यादा से ज्यादा कमियां निकालें, हमारा मकसद ये रहता है कि एम्प्लॉय को फैसिलिटेट करें कि वो अपना काम आसानी से कर ले। प्रॉब्लम सॉल्विंग इज द प्राइमरी गोल, हाँ, तो जो भी प्रॉब्लम्स एम्प्लॉय फेस कर रहा है उसको सॉल्व करना हमारा प्राइमरी गोल यहाँ पे रहता है। तो ए, डी और ई यहाँ पे इंक्लूड होंगे, और इसीलिए आपका जो करेक्ट आंसर है यहाँ पे इस सवाल का ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बन जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द डिस्टिंक्ट फीचर्स ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। हमारे जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं उनमें फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, यूनिवर्सल एप्लीकेशन रहता है। प्रिंसिपल्स आर एब्सोल्यूट नॉट रिलेटिव, ये गलत है, क्योंकि प्रिंसिपल्स हमारे एब्सोल्यूट नहीं होते हैं, वो रिलेटिव होते हैं, सिचुएशन टू सिचुएशन आप उसे लगा सकते हैं, वेरी कर सकते हैं। तो दे आर बेस्ड ऑन द सिचुएशन, ये चीज सही है, एंड दे आर डिराइव्ड आउट ऑफ द एक्सपीरियंसेस ऑफ द मैनेजर, तो ये चीज भी सही है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे बनेगा जी ऑप्शन नंबर 4, ए, बी, डी एंड ई ओनली। तो बहुत ही सीधा, बहुत ही आसान सवाल है। एंड प्यारे दोस्तों, मजे की बात तो ये है कि ये सेम सवाल आपका नेट 2021 में भी पूछा था, उसमें ये सेम पॉइंट्स थे, बस इस बार एक पॉइंट एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, बाकी सभी पॉइंट सेम है। तो प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको मैं हमेशा कहता हूँ सॉल्व करके जाना चाहिए, और मैं आपको कहता हूँ कि पिछले 3-4 साल के तो जरूर सॉल्व करके जाना चाहिए। और देखिए कि अगर एक सवाल डायरेक्टली रिपीट हो रहा है, कितना बड़ा रूल हो जाता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। अभी आगे और भी मैं आपको सवाल दिखाऊंगा, और वो सवाल का आंसर आपको आता नहीं होगा, और मैं आपको दिखाऊंगा कि वो सवाल अभी पिछले साल एग्जामिनेशन में पूछा गया है। तो वो सवाल अभी आगे देखेंगे। फिलहाल प्रीवियस ईयर की इंपॉर्टेंस जो है आपको फिर से पता चल रही है, तो प्रीवियस ईयर पेपर्स को बिल्कुल भी इग्नोर मत करना। चलिए, तो हमारे पास यहाँ पे सवाल है, अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्योल विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो बहुत ही सीधा सवाल है, डायरेक्ट सवाल है। डिसिप्लिन बिल्कुल एक प्रिंसिपल है, डिसेंट्रलाइजेशन प्रिंसिपल नहीं है, सेंट्रलाइजेशन है, तो इसे फिलहाल स्किप करते हैं। यूनिटी ऑफ कमांड है जी, इक्विटी है, इनस्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर नहीं है, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर है। ठीक है, तो ए, सी और ई जो है वो आने चाहिए, और इसीलिए ए, सी और डी सॉरी आने चाहिए, और इसीलिए मेरे पास जो करेक्ट आंसर यहाँ पे बनेगा दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 1। बी भी एक्सक्लूड हो जाएगा क्योंकि सेंट्रलाइजेशन है, यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन लिख दिया, और ऑप्शन भी हमारा यहाँ पे कोई मैच नहीं कर रहा है, इसलिए बी को भी एक्सक्लूड कर दिया, और आंसर ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे बन गया। तो माय डियर फ्रेंड्स, फ्योल के 14 जो प्रिंसिपल्स है आपके साथ कोर्स में सभी डिस्कस किए हुए थे, और अगर आपको ये प्रिंसिपल याद थे तो मुझे नहीं लगता आपको इस सवाल में यहाँ पे कोई दिक्कत आई होगी। चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास सवाल है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 की मैचिंग आपको यहाँ पे करनी है, और लिस्ट 1 में आपको कुछ कैरेक्टरिस्टिक और लिस्ट 2 में आपको लीडरशिप मोड यहाँ पे दे रखा है। सबसे पहले सोर्स ऑफ द पावर, तो एक लीडर का सोर्स ऑफ पावर यहाँ पे क्या बनेगा, पावर एक्सटेंशन, एम्पावरमेंट, बिल्डिंग कल्चर या फिर मल्टीप्लाइंग। तो एम्पावरमेंट जो है उसका सोर्स ऑफ पावर हो सकता है, अगर कोई पर्सन एम्पावर्ड है तो यहाँ पे उसके पास पावर हो सकती है, हम किसी को एम्पावर कर रहे हैं तो उसको पावरफुल बना रहे हैं, तो हाँ इसे मैच कर सकते हैं, ए को 2 से मैच कर सकता है, बट देखिए आपका 3 ऑप्शंस में ए 2 के साथ मैच हो रहा है, तो अभी कहानी आगे नहीं बढ़ सकती। इसके बाद है जी आपका कंसेप्ट ऑफ पावर, तो लीडर का जो पावर का कंसेप्ट होता है आप उसे किससे मैच कर सकते हैं,
तो इसको आप मैच कर सकते हैं किससे, आई थिंक अभी आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, फिलहाल आगे बढ़ते हैं। डोमिनेंट नीड आ चुका है और मैनेजिंग स्टाइल आ चुका है। ठीक है, तो लीडर की डोमिनेंट नीड क्या होती है कि वो अपने पावर को जो है वो एक्सटेंड करता जाए। तो आप इसे सी को 1 से मैच कर सकते हैं, पावर एक्सटेंशन। और यहाँ पे आपका मैनेजिंग स्टाइल आ गया, तो लीडर का जो मैनेजिंग स्टाइल रहता है वो क्या रहता है, वो अपने अराउंड एक कल्चर जो है वो यहाँ पे बिल्ड कर लेता है। और आपका जो कंसेप्ट ऑफ पावर है, फिर आप उसे फाइनली मल्टीप्लाइंग से ही मैच करेंगे। तो पावर जो है, लीडर चाहता है वो अपनी पावर को मल्टीप्लाई करता जाए, बढ़ाता जाए, तो ऐसा कुछ मैचिंग शायद यहाँ पे बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आंसर यहाँ पे बन जाएगा। थोड़ा सा एम्बिग्यूटी है यहाँ पे, इस सवाल के अंदर इतनी क्लैरिटी नहीं हो रही है कि क्या पूछना चाह रहे हैं, बट फिर भी इस तरीके से इन्होंने यहाँ पे सवाल पूछा है, तो हमें इसका आंसर तो निकालना ही होगा। तो मैंने इस सवाल को और सर्च किया और मुझे इसका सोर्स मिल गया। तो एक कोई किताब थी, उसके अंदर ये टेबल बना हुआ था और उसमें 3 मैनेजरियल मोड्स की बात करी हुई थी। तो एक एडमिनिस्ट्रेशन, एक मैनेजमेंट और एक लीडरशिप, और उसके अंदर बता रखी थी ये सारी चीजें। तो उसके अंदर कंपैरिजन फॉर्म में था और उन्होंने कंपैरिजन फॉर्म का उठा के मैच द फॉलोइंग बना दिया। तो कंपैरिजन में तो शायद फिर भी आपको कुछ कुछ समझ में आए, बट मैच द फॉलोइंग में इतना अच्छे से कुछ समझ में आ नहीं रहा है। इस कंपैरेटिव चार्ट को आप एक बार गो थ्रू कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। हो सकता है अगले एग्जामिनेशन में यहां से आपको कहीं ना कहीं कोई सवाल उठता हुआ दिख जाए। चलिए, सवाल है, अरेंज द फॉलोइंग एग्जांपल्स ऑफ ह्यूमन नीड्स इन द हायरार्की ऑफ देयर इंक्रीजिंग इंपॉर्टेंस। तो ह्यूमन नीड्स के यहाँ पे जो एग्जांपल्स हैं, आपको यहाँ पे उनको इंक्रीजिंग इंपॉर्टेंस जो है उनकी हायरार्की में इंक्रीज करना, यानी कि जिनकी कम इंपॉर्टेंस है उनको पहले लगाओ, जिनकी ज्यादा इंपॉर्टेंस है आप उनको बाद में लगाओ। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या चीज चाहिए होगी, इंश्योरेंस फॉर एक्सीडेंट, रिकॉग्निशन एंड रिस्पेक्ट, फूड एंड शेल्टर, accomplishing distinction in the chosen area by maximizing potential, developing meaningful relation with the others। तो अगर आपने पकड़ लिया है ना, तो ये मैस्लो की जो थ्योरी है ना, उससे जुड़ा हुआ सीधा सीधा सवाल है। और मैस्लो कहते हैं सबसे पहले आपको रोटी कपड़ा मकान चाहिए, आपकी जो यहाँ पे फिजियोलॉजिकल नीड्स है उनको पूरा करना है, तो सबसे पहले तो आपका सी ही आना चाहिए। और इसके बाद आपकी सिक्योरिटी नीड्स है, तो यहाँ पे इंश्योरेंस आ सकती है, तो आप उसके बाद 2 को डाल सकते हैं। और इसके बाद आपकी सोशल नीड्स आएंगी कि आप लोगों के साथ मीनिंगफुल रिलेशन जो है आप वो डेवलप करें। इसके बाद आपको लोगों से रिकॉग्निशन, रिस्पेक्ट मिले, आपकी स्टीम नीड्स, और फिर फाइनली आपकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स कि आप अपने मैक्सिमम पोटेंशियल को अकम्प्लिश यहाँ पे कर ले। तो ये मैचिंग आपकी ना ऑप्शन नंबर 4 में बन रही है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर यहाँ पे बन जाएगा। और प्यारे दोस्तों, मैस्लो की नीड हायरार्की आपके साथ कोर्स में डिस्कस करी हुई थी और इसमें यही सब पॉइंट्स आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आपको इस सवाल में कोई दिक्कत नहीं आई होगी। चलिए, अगला सवाल है, which one of the following theories of the attitude change states that changes in opinions can result in to an attitude change। ओपिनियन में चेंज आने से आपका जो एटीट्यूड है वो यहाँ पे चेंज हो सकता है, ऐसा कौन सी थ्योरी यहाँ पे आपको कहती है? बैलेंस थ्योरी, कॉग्निटिव कंसिस्टेंसी थ्योरी, रीइंफोर्समेंट थ्योरी, या फिर कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी। तो सवाल ये थोड़ा सा हटके है, थोड़ा सा अलग है, और यहाँ पे जो रीइंफोर्समेंट थ्योरी है वो इसका आंसर बनेगा, क्योंकि रीइंफोर्समेंट थ्योरी ऐसी बात करती है कि आपके यहाँ पे हम ओपिनियन में चेंज लेकर आ सकते हैं। कैसे लेकर आ सकते हैं? आपको रीइंफोर्समेंट देकर, जैसे आपको कोई रिवॉर्ड दे दिया, कोई कैश प्राइज दे दिया, उससे आपके ओपिनियन के अंदर चेंज ला सकते हैं और उससे आपका एटीट्यूड चेंज हो जाएगा। ऐसा कहती है रीइंफोर्समेंट थ्योरी। तो आपकी जो एटीट्यूड चेंज की थ्योरीज है वो आपको अच्छे से पढ़नी है। नॉर्मली रीइंफोर्समेंट थ्योरी हम नहीं पढ़ते हैं, बाकी सब थ्योरीज पढ़ लेते हैं, बट अभी यहाँ पे ये वाली थ्योरी भी आपको पढ़नी पड़ेगी। इस थ्योरी के बारे में मैंने सर्च किया तो ज्यादा नहीं मिली, बहुत ही लिमिटेड जगह पे इस थ्योरी का जिक्र था, बट अब जितना भी जिक्र है अब आपको पता होना चाहिए, थोड़ा सा क्लैरिटी होना चाहिए इस थ्योरी के बारे में भी, क्योंकि इस पर सवाल आया तो आगे भी कभी भी पूछ सकते हैं। ऑप्शन 3 इसका आंसर बनेगा। चलिए, तो यहाँ पे सवाल है, which one of the following motives characterizes the dominant organization climate of the clubs। तो हमारे जो क्लब्स हैं उनका ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट किस तरीके का रहता है, ये सवाल आपसे ऐसा कुछ यहाँ पे पूछ रहा है। और एक्सटेंशन, एफिलिएशन, डिपेंडेंसी और अचीवमेंट, देखो आप क्लब्स वगैरह जो ज्वाइन करते हैं वो ज्वाइन करते हैं ताकि आप जो है क्लब के साथ एफिलिएट हो सके, उसके साथ जुड़ सके। तो यहाँ पे आपका एफिलिएशन मोटिव जो है करेक्ट आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे बनने वाला है। एंड प्यारे दोस्तों, मजे की बात तो ये है कि ऐसा सवाल अभी पिछले एग्जामिनेशन में, पिछले साल के एग्जाम में भी पूछा गया था। और यहाँ पे देखो ऐसा पूछा था कि आपका डोमिनेंट क्लाइमेट यूनिवर्सिटी टीचिंग डिपार्टमेंट में कैसा होता है, और वहां पे भी यही सेम ऑप्शन दिए गए थे।
और वहां पे एक्सपर्ट पावर आपका आंसर था, आपके साथ कोर्स में यूट्यूब पे डिस्कस भी किया है, और ये वहीं से स्क्रीनशॉट मैंने उठाया, यूट्यूब के सेशन से ही उठाया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि कैसे सवाल आपके रिपीट हो रहे हैं। तो आप जो सवाल देख रहे हैं, आपको केवल सवाल देख के आंसर नहीं टिक करना, आपको उसकी एक्सप्लेनेशन भी देखनी है, उसे अच्छे से देखना है, ताकि अगर इससे मिलता जुलता सवाल अगले एग्जामिनेशन में आए तो भी आप उसे टैकल यहाँ पे कर सके। चलिए अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ ईगो रिग्रेशन मैकेनिज्म। तो ईगो रिग्रेशन मैकेनिज्म की डिस्क्रिप्शन यहाँ पे पूछी जा रही है। तो ये डिफरेंट डिफेंस मैकेनिज्म्स है जिनकी साइकोलॉजी के अंदर बात की जाती है, और ईगो रिग्रेशन की यहाँ पे बात होती है। रिग्रेशन की जब हम बात करते हैं, देखो एक हो गया आपके पास कि आप प्रोग्रेस कर रहे हैं, एक हो गया रिग्रेस यानी कि कुछ पीछे जा रहे हैं, और इसका मतलब ये होता है कि आप अपनी जो साइकी की डेवलपमेंट की प्रीवियस स्टेज है ना, वहां पे रिटर्न कर जाते हैं। तो अपने आप को डिफेंसिव मोड में आप ले आते हैं, और यहाँ पे आप अपनी प्रीवियस स्टेज ऑफ द साइकी डेवलपमेंट में मूव ऑन कर जाते हैं। हालांकि साइकोलॉजी को लेकर थोड़ा सा एडवांस सवाल है, बट इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे बनेगा। और मजे की बात तो ये देखिए कि नेट 2021 एग्जामिनेशन में ये सवाल बिल्कुल सेम पूछा गया, मैच द फॉलोइंग की फॉर्म में। वहां पे रिग्रेशन था, और रिग्रेशन आपका मैच हो रहा था रिटर्निंग टू प्रीवियस स्टेज ऑफ डेवलपमेंट से, और आपके साथ ये सवाल भी डिस्कस हुआ था, यूट्यूब पे भी डिस्कस किया था। और प्यारे दोस्तों, अगर आपने ये प्रीवियस ईयर सॉल्व किया हुआ था तो मुझे नहीं लगता आपको इस सवाल में भी कोई दिक्कत आई होगी। अगर नहीं किया था तो मुझे लगता है आप बुरी तरह से फंस गए होंगे इस सवाल के अंदर। चलिए अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बाय प्रोडक्ट इन अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। तो एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसके अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, तो अलग अलग प्रोडक्ट्स के अकॉर्डिंग हमने उसका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर यहाँ पे बना दिया। तो उसका हमें कौन सा एडवांटेज नहीं मिलेगा? अटेंशन एंड एफर्ट ऑन दी प्रोडक्ट लाइन, तो हर एक प्रोडक्ट लाइन पे आप एफर्ट दे सकेंगे। रिक्वायर्स लेस पर्सन विद जनरल मैनेजरियल एबिलिटीज। देखो जितने भी आपके प्रोडक्ट है, आप हर प्रोडक्ट का यहाँ पे अलग अलग जनरल मैनेजर अपॉइंट करेंगे, तो आपको बहुत सारे जनरल मैनेजर चाहिए होंगे, तो ये इसका एडवांटेज नहीं बनेगा। इंप्रूव्स कोऑर्डिनेशन ऑफ द फंक्शनल एक्टिविटीज, तो हाँ, एक प्रोडक्ट के नीचे जितने भी फंक्शन है, आप उनकी कोऑर्डिनेशन इंप्रूव कर सकते हैं क्योंकि वो एक जनरल मैनेजर के अंडर आ रहे हैं। परमिट्स ग्रोथ एंड डाइवर्सिटी ऑफ द प्रोडक्ट, तो अगर आप और नए प्रोडक्ट ऐड करना चाहते हैं तो आसानी से नया प्रोडक्ट आप ऐड कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सब इसके एडवांटेजेस हैं एक्सेप्ट पॉइंट नंबर 2। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 जो है वो बनेगा। एंड प्यारे दोस्तों, आपके साथ प्रोडक्ट वाइज डिपार्टमेंटेशन के डिसएडवांटेजेस कोर्स में भी डिस्कस किए थे, और उसमें बताया था कि आपका जो नंबर ऑफ पर्सनल है वो इंक्रीज हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन बढ़ जाएगा। तो मुझे लगता है इस सवाल में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, वैसे भी आपको कंसेप्ट क्लियर था, तो आपने उससे आसानी से इस सवाल को सॉल्व कर लिया होगा। सवाल है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन assumption अंडर मैकग्रेगर्स थ्योरी वाई। तो थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई दो तरीके की थ्योरी है, और थ्योरी एक्स जो कहती है वो कहती है कि लोग कामचोर है, काम नहीं करना चाहते, उनसे जबरदस्ती काम कराना पड़ेगा। बट थ्योरी वाई कहती है कि लोग सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं और खुद से काम करना चाहते हैं। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ कमिटमेंट टू ऑब्जेक्टिव्स इज इन प्रोपोर्शन टू द साइज ऑफ द रिवॉर्ड्स एसोसिएटेड विद देयर अचीवमेंट। तो लोग कितनी मेहनत करेंगे ये डिपेंड करता है कि कितना रिवॉर्ड उनको मिलेगा। Under the conditions of modern industrial life, the intellectual potentialities of the average human being are only partially utilized. तो एक ह्यूमन बीइंग बहुत कुछ अकम्प्लिश कर सकता है, बट हम उसे पूरा यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। Excessive control and threat of punishment are the only means for producing the effort towards the organizational objective। और आपको ये स्टेटमेंट पढ़ते ही पता लग जाएगा कि ये थ्योरी एक्स की नहीं है, थ्योरी वाई की है। थ्योरी एक्स आपको कहती है कि आपको कंट्रोल और पनिशमेंट देना पड़ेगा तभी आप लोगों से काम करा सकते हैं, तो ये आपका थ्योरी वाई का assumption नहीं बनेगा। बाकी पॉइंट नंबर 4 है, एवरेज ह्यूमन बीइंग्स लर्न अंडर प्रॉपर कंडीशंस नॉट ओनली टू एक्सेप्ट रिस्पांसिबिलिटी बट आल्सो टू सीक इट, तो ये भी आपका थ्योरी वाई से रिलेट करता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 3 का बन जाएगा। एंड प्यारे दोस्तों, थ्योरी एक्स थ्योरी वाई आपके साथ कोर्स में भी डिस्कस करी हुई थी, और उसमें आपको बताया था कि थ्योरी एक्स वाले जो उनको फोर्स करना पड़ता है, डंडा दिखाना पड़ता है, पनिशमेंट देनी पड़ती है काम कराने के लिए, बट थ्योरी वाई वाले केस के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता है। चलिए अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द परफॉर्मिंग स्टेज ऑफ द ग्रुप बिल्डिंग प्रोसेस। तो हमारी जो ग्रुप बिल्डिंग प्रोसेस है उसके अंदर डिफरेंट स्टेजेस रहती हैं, फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग और एडजर्निंग। तो परफॉर्मिंग स्टेज की यहाँ पे बात हो रही है। तो परफॉर्मिंग स्टेज के अंदर जो ग्रुप है वो अपना जो जिस काम के लिए बनाया गया है वो अपनी परफॉर्मेंस करता है, अपना काम जो है वो अच्छे से करता है, सब लोग मिलके यहाँ पे काम करते हैं। तो यहाँ पे बोला गया ग्रुप गेन्स इट्स आइडेंटिटी। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि ग्रुप अपनी आइडेंटिटी को गेन कर जाता है। तो परफॉर्मिंग स्टेज से वैसे तो इतना ज्यादा लिंक नहीं हो रहा है, बट फिलहाल आगे बढ़ते हैं। आगे पॉइंट है, लीडरशिप इज शेयर्ड। तो लीडरशिप इज शेयर्ड भी यहाँ पे इतना ज्यादा रिलेट नहीं कर रहा है, फिलहाल आगे बढ़ जाते हैं।
डिसएंगेजमेंट फ्रॉम रिलेशनशिप्स। ओके, डिसएंगेजमेंट फ्रॉम रिलेशनशिप, ये तो मैं पक्का पक्का कह सकता हूँ कि डिसएंगेजमेंट इसमें नहीं आएगा। डिसएंगेजमेंट आपका एडजर्निंग स्टेज में होता है, जहां पे आपका ग्रुप जो है अबंडन हो जाता है, बंद हो जाता है, आप एक दूसरे के साथ डिसएंगेज हो जाते हैं, आपके रिलेशन खत्म हो जाते हैं। तो सी वाला जो है ना, वो तो नहीं आना चाहिए। तो सी वाला अगर मेरे को लग रहा है नहीं आना चाहिए, तो मैं 2 और 4 को यहाँ पे एलिमिनेट कर सकता हूँ। मेरे को 1 और 3 में चूज करना, और उसमें ए तो पक्का पक्का आ ही रहा है। ठीक है, इसके बाद है ग्रुप मोरल इज हाई, तो सब लोग मिलके काम कर रहे हैं, मोरल हाई होगा। ग्रुप लॉयल्टी इज इंटेंस, तो ग्रुप लॉयल्टी भी अच्छी खासी होगी, सब लोग मिलके परफॉर्मेंस कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो डी और ई मुझे लग रहा है आने चाहिए, और इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 का जो अप्रोप्रिएट आंसर है वो यहाँ पे होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 इतना अप्रोप्रिएट नहीं है, क्योंकि इसमें डी और ई दोनों ही नहीं आ रहे, और इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 का आंसर यहाँ पे करेक्ट बनेगा, और यही करेक्ट आपका आंसर है। तो प्यारे दोस्तों, आपके साथ ये डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ग्रुप डेवलपमेंट डिस्कस करी थी कोर्स के अंदर, और परफॉर्मिंग के अंदर आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ पे ग्रुप मैच्योर हो जाता है और एक फीलिंग ऑफ कोहेसिवनेस आ जाती है, यानी कि सब लोग मिल के काम करते हैं। तो लॉयल्टी इंटेंस अपने आप हो जाएगी, ये सब चीजें आपका दिमाग जो है रिलेट करेगा, तभी आप ऐसे सवालों को आंसर कर पाओगे। क्योंकि आपके जो सवाल है ना, अब घुमा फिरा के पूछे जाने वाले हैं, बहुत डिटेल में पूछे जाने वाले हैं। वो जमाने गए जब आपसे सीधा सीधा पूछ लेते थे कि ग्रुप डेवलपमेंट की स्टेजेस क्या है। अब सवाल जो है वो डिटेल में आएगा, घुमा फिरा के पूछा जाएगा, और अगर आपको इन स्टेजेस की अच्छे से जानकारी है, इनके फीचर्स की जानकारी है, तभी आप आज के सवालों को आंसर कर पाएंगे। चलिए अगला सवाल है, द फॉलोइंग टूल्स आर यूज्ड फॉर फोरकास्टिंग द सप्लाई ऑफ द इनसाइड कैंडिडेट्स फॉर ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। जब ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग कर रहे हैं, तो उसके अंदर हम देख रहे हैं कि हमारे जो इनसाइडर कैंडिडेट्स हैं, तो उनकी सप्लाई किस तरीके से रहने वाली है, उसको देखने के लिए किन टूल्स का इस्तेमाल यहाँ पे करेंगे। स्कैटर प्लॉट की बात यहाँ पे की जा रही है, पर्सनल रिप्लेसमेंट चार्ट्स है, मैनेजरियल जजमेंट है, मार्कऑफ एनालिसिस है, और आपका ट्रेंड एनालिसिस है। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे आपका जो मैनेजरियल जजमेंट है, वो जजमेंट आपका इसलिए किया जाता है कि फ्यूचर में आपको क्या रिक्वायरमेंट रहने वाली है, उस तरीके का जजमेंट करते हैं। तो उसमें इनसाइड कैंडिडेट्स की नॉर्मली नहीं बात होती है, उसमें फ्यूचर डिमांड की बात होती है। और ऐसी आपका जो ट्रेंड एनालिसिस है, उसमें भी आप फ्यूचर के ट्रेंड देखते हैं, और स्कैटर प्लॉट में भी आप ऐसे ही कुछ देखते हैं कि हमारे पास पीछे कैसा रिलेशनशिप रहा है ह्यूमन रिसोर्स और हमारी जो लेवल ऑफ दी ऑर्गेनाइजेशन है उसके बीच में, और उसके हिसाब से आप फ्यूचर को प्रोजेक्ट करने की कोशिश करते हैं। जो इनसाइड कैंडिडेट्स की बात होती है वो बी और डी में होती है। पर्सनल रिप्लेसमेंट चार्ट की अगर हम बात करें, तो आप कुछ चार्ट्स बनाते हैं जिसमें आप देखने की कोशिश करते हैं कि कौन सा पर्सन जो है वो किसको यहाँ पे रिप्लेस करने वाला है। तो आप ऐसे कुछ कार्ड्स यहाँ पे बना लेते हैं, आप देखते हैं कि कौन सा पर्सन किस पोजीशन पे प्रमोट होकर जा सकता है। और मार्कऑफ एनालिसिस के अंदर आप और थोड़ा सा डिटेल में ये एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं कि कौन सा पर्सन किस पोजीशन पे है, कितने परसेंट चांसेस है कि प्रमोट हो जाएगा, कितने परसेंट चांसेस है कि छोड़ के चला जाएगा। आप ऐसा एनालिसिस करते हैं, इनसाइड कैंडिडेट्स को इंक्लूड किया जाता है। तो बी और डी यहाँ पे कंसीडर होंगे। तो आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा, दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 4। और देखिए, मजे की बात तो ये है कि इससे मिलता जुलता सवाल पिछले साल के एग्जाम में भी पूछा गया था, जिसमें आपसे पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग टूल इज नॉट यूज्ड फॉर फोरकास्टिंग द पर्सनल नीड्स बाय द ऑर्गेनाइजेशन। तो और उसमें भी ऐसे ही कुछ ऑप्शंस दे रखे थे। तो आप देख सकते हैं कि कैसे मिलता जुलता सवाल इस बार फिर से पूछ लिया। और मैं फिर से आपको एक बार कहूंगा कि अगर आप प्रीवियस ईयर सवालों को सॉल्व कर रहे हैं तो अच्छे से कीजिए, केवल आंसर देखने पे फोकस ना कीजिए, आप अच्छे से पूरा कंसेप्ट पकड़िए, ऑप्शंस को भी एक बार देखिए, ताकि अगर आपको सिमिलर सवाल आगे देखने को मिले, आप उसे आंसर कर पाए। चलिए यहाँ पे सवाल है, आपको लीडरशिप स्टाइल दे रखे है और आपको डिस्क्रिप्शन दे रखी है। तो लीडरशिप स्टाइल में हमारे पास है एम्पावरिस्ट मैनेजमेंट, टीम मैनेजर्स, कंट्री क्लब मैनेजमेंट, और ऑटोक्रेटिक टास्क मैनेजर्स। तो अगर हम यहाँ पे बात करें एम्पावरिस्ट मैनेजमेंट की, तो एम्पावरिस्ट मैनेजर को आप किससे मैच करेंगे, इसको आप ऑप्शन नंबर 2 से मैच कर सकते हैं, पॉइंट नंबर 2 से कर सकते हैं कि आप मिनिमम एफर्ट जो है यहाँ पे लगाने वाले हैं काम को करने के लिए, तो एम्पावरिस्ट मैनेजमेंट हो जाएगी। ये आपका जो वैसे जुड़ा हुआ है ना, ये आपके जो ब्लेक एंड मॉडर्न की मैनेजरियल ग्रिड है ना, उससे ये सवाल आपका जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसके बाद आपके टीम मैनेजर्स हैं, और आप टीम मैनेजर को किससे मैच करेंगे, टीम मैनेजर्स को आप मैच यहाँ पे कर सकते हैं पॉइंट नंबर 1 से, कि आप जो है यहाँ पे लोगों के साथ मिलकर वर्क इज अकम्प्लिश थ्रू अ कमिटी ऑफ पीपल एंड इंटरडिपेंडेंस थ्रू अ कॉमन स्टेक इन ऑर्गेनाइजेशनल पर्पस एंड विद ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास है कंट्री क्लब मैनेजमेंट, और कंट्री क्लब मैनेजमेंट यहाँ पे किससे मैच होगा, 3 से तो नहीं होगा, 4 से ही होगा, जहां पे हम लोगों की जो नीड्स है उनको देखते हैं और कोशिश करते हैं एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशनल एटमॉस्फेयर और वर्क एनवायरनमेंट उनके लिए यहाँ पे क्रिएट कर सके। और ऑटोक्रेटिक के अंदर ही आ जाएगा कि यहाँ पे ऑटोक्रेटिक अगर हम है,
तो हम यहाँ पे काम को इस तरीके से अरेंज करते हैं कि ह्यूमन एलिमेंट का इफेक्ट यहाँ पे कम हो जाए, बहुत कम हो जाए ह्यूमन एलिमेंट का यहाँ पे इफेक्ट। हम यहाँ पे लोगों से जो है इस तरीके से काम करा लें, हम मशीनों की तरह लोगों से ऐसा कुछ काम करा लें, ऐसा कुछ फोकस रहेगा ऑटोक्रेटिक टास्क मैनेजमेंट के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे बनेगा। तो ब्लेक एंड मॉर्टन का जो मैनेजरियल ग्रिड है आपके साथ कोर्स में डिस्कस था, और बिल्कुल सेम सेंटेंसेस एज इट इज आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए थे। तो एज इट इज अगर सेम सेंटेंसेस आ रहे हैं और उसमें भी आप गड़बड़ करके आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपकी प्रिपरेशन में कमी है और आपको अभी और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को यहां पे करना चाहिए। चलिए अगला सवाल है, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ एम्प्लॉय ट्रेनिंग इन द प्रॉपर सीक्वेंस। तो आपके जो एम्प्लॉय की ट्रेनिंग होती है उसके स्टेप्स को आपको प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज करना है। अब देखो ये जो स्टेप्स वाले सवाल होते हैं ना, ये हर एक किताब में अलग तरीके से स्टेप्स लिखे होते हैं। तो अभी क्या होना चाहिए कि आपका दिमाग इस तरीके से लॉजिकली चले कि अगर आपसे कोई स्टेप्स पूछ रहा है तो आप खुद लॉजिकली उसको अरेंज करने की कोशिश करें। जैसे देखिए यहाँ पे पहले कह रहे फेमिलियराइज द एम्प्लॉय विद इक्विपमेंट मटेरियल टूल्स एंड ट्रेड टर्म्स, create interest and find out what the employee already knows about the job, explain why the employee is being trained, place the trainee employee as close as to the normal working position as possible, explain the whole job and relate it to some other job which the employee already knows। अब एक बार मैंने यहाँ पे सारे पॉइंट्स पढ़ लिए ना, तो मुझे लग रहा है बी और ई जो है ना आपस में इंटरलिंक्ड है। बी कह रहा है कि आप ये आइडेंटिफाई करो कि एम्प्लॉय क्या जानता है, पहले से क्या जानता है, और ई कह रहा है कि आप उसको जो एम्प्लॉय को जॉब समझा रहे हो तब रिलेट करो उन चीजों से जो एम्प्लॉय ऑलरेडी जानता है। तो पहले आप फाइंड आउट करोगे, उसके बाद ही तो आप उसे रिलेट करवा पाओगे। तो बी जो है वो पहले आएगा और ई जो है उसके बाद आएगा। तो बी के बाद ई आना चाहिए, और बी के बाद ई पहले में नहीं आ रहा है, और इसके अलावा बी के बाद ई आपका चौथे में भी नहीं आ रहा है। ठीक है, तो 2 और 3 के अंदर ही आपका जो बी ई के बाद आ रहा है। ठीक है, और इनमें अगर आप देखें तो डी और ए जो है वो लास्ट में पूछे, लास्ट में आपके डाले गए हैं कि आपका जो ट्रेनी एम्प्लॉय है आप उसको प्लेस करेंगे एज क्लोज टू द नॉर्मल वर्किंग पोजीशन, और लास्ट में आ गया कि आप फेमिलियराइज करेंगे एम्प्लॉय को विद इक्विपमेंट मटेरियल टूल्स एंड ट्रेड टर्म्स। अब हमें देखना ये है कि सी पहले आएगा या बाद में आएगा। तो पहले आप एम्प्लॉय को एक्सप्लेन करेंगे आप उसे क्यों ट्रेनिंग दे रहे हैं, या पहले आप उसे ये पूछेंगे कि आप जॉब के बारे में क्या जानते हैं। सर जाहिर सी बात है, पहले हम उसे ये यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे कि आप उसे ट्रेनिंग क्यों दे रहे हैं, फिर ही आप उसका आगे जो है उससे बातचीत करेंगे, उसके पूछेंगे कि आप जॉब के बारे में क्या जानते हैं। तो पहले एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट आना चाहिए, पहले सी आना चाहिए और फिर बी और ई आने चाहिए, और इसीलिए ऑप्शन नंबर 2 का करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा बन जाएगा। तो इसी तरीके से लॉजिकली आपको सोचना होगा एग्जामिनेशन के अंदर, तभी आप सही आंसर तक यहाँ पे पहुंच पाएंगे। कई बार आपका आंसर गलत भी लग जाएगा, बट अगर आप प्रैक्टिस अच्छे से करके जाएंगे तो ऐसे सवालों को आप अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। चलिए अगला सवाल है, अरेंज द फॉलोइंग परचेसेस मेड बाय अ कस्टमर एज पर द मास्लोस हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी स्टार्टिंग विद द लोअर ऑर्डर नीड्स। तो आपको जो है ना इन परचेसेस को करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करना है एज पर द मास्लो नीड हायरार्की। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले हमारी बेसिक नीड्स आती है, फिजियोलॉजिकल आती है, तो बाथिंग सोप खरीदना सबसे पहले आ सकता है। इसके बाद क्या आएगा जी आपका, इसके बाद आप अपनी सिक्योरिटी नीड्स को पूरा करेंगे और उसके लिए यहाँ पे आप जो है एक घर जरूर खरीद सकते हैं सिक्योर होने के लिए। उसके बाद आपकी यहाँ पे सोशल नीड्स आने वाली हैं, उसके लिए आप क्लब की मेंबरशिप यहाँ पे ले सकते हैं। उसके बाद आपकी एक्सट्रीम नीड्स आएंगी, उसके लिए आप एक एक्सपेंसिव कार खरीद सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे आपकी जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स है वो आ जाएंगे, और उसके लिए आप लर्न बाय योरसेल्फ कोर्स के अंदर आ सकते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 जो है वो बनेगा, क्योंकि ये मैचिंग आपकी यहाँ पे सही बन रही है। तो प्यारे दोस्तों, मैस्लो की नीड हायरार्की आपके साथ कोर्स में भी डिस्कस करी हुई थी, और ये हर बार एग्जाम में पूछी जा रही है, और मुझे लगता है कि इस थ्योरी को आपको बहुत अच्छे से करके जाना चाहिए। इस पे अब इनडायरेक्ट सवाल आपको एग्जाम में ज्यादा देखने को मिलेंगे, केवल रट्टा लगाने से बात नहीं बनेगी, आपको सारी नीड्स के बारे में कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। सो थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा डिस्कशन, जहां पे बिजनेस मैनेजमेंट और एचआरएम वाले पोर्शन से जो सवाल एग्जाम में पूछे गए थे वो आपके साथ डिस्कस किए। उम्मीद करता हूं आपको क्लैरिटी मिली होगी कि किस तरीके से आपको सवालों को अप्रोच करना है, और आपको ये भी पता चल गया होगा कि प्रीवियस ईयर के सवाल आपके लिए कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ इस सेशन को एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे जरूर से लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, टिल देन गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।